पंजाब चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने सिख संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली में हुई। पंजाब में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और मतदान से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री सिख संगठनों के प्रतिनिधियों से मिले। प्रधानमंत्री ने अपने घर आए इन सभी मेहमानों की खूब आवभगत की और खाने के समय उन्हें अपने हाथों से प्लेट दी। अरे सेवा मुझे करनी है सेवा आज मुझे करनी है। इससे पहले प्रधानमंत्री आवास पहुंचे इन लोगों ने पीएम को शॉल और तलवार देकर सम्मानित किया। हर सिख संगठन के प्रतिनिधि ने उनको शॉल ओढ़ाई, जिन्हें उतारते समय पीएम ने इस बात का ध्यान रखा कि वो जमीन पर न गिर जाएं, क्योंकि वो महज शॉल नहीं बल्कि उनकी आस्था का प्रतीक थी। ढंग से रखना है, नीचे छूना नहीं चाहिए, कुछ भी नीचे नहीं छूना चाहिए। इस पूरी मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री जोश से भरे नजर आए। वो जैसे ही सिख संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलने पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले अपना सिर ढका और फिर हर संगठन के प्रतिनिधि से मिले। उन्होंने उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। यही नहीं, इस दौरान प्रधानमंत्री ने उनसे दिल खोलकर बातें की और उनके सामने इमरजेंसी के समय की बात छेड़ दी। उन्होंने उनके साथ अपना अनुभव साझा किया और बताया कि कैसे सिख समुदाय के संग उनका दिल का रिश्ता है। पंजाब में जो सत्याग्रह हुआ था इमरजेंसी के खिलाफ, मैं उस समय अंडरग्राउंड रहता था, तो अंडरग्राउंड रहना है तो कुछ कपड़े वपड़े बदलने पड़ते थे, तो मैं सिख के कपड़ों में ही रहता था। प्रधानमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह का जिक्र करते हुए गुजरात और पंजाब के सदियों पुराने संबंध की भी याद दिलाई। मेरा तो आप लोगों से खून का रिश्ता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के जो पहले पंच प्यारे थे उसमें एक मेरे गुजरात का द्वारिका का था। इस मुलाकात के बाद सिख संगठनों के लोग भी खुश नजर आए। देश की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा होगा कि किसी प्रधानमंत्री ने संत समाज को, सिख जथेबंदियों को कॉल करके उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने की कोशिश की। देश भर से आए सिख संगठनों के ये सभी प्रतिनिधि मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे सिख समुदाय के प्रतिनिधियों ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाए जाने के प्रधानमंत्री के निर्णय की तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम से मिलने के बाद उनके जहन में बहुत सारी बातें स्पष्ट हो गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाने की कोशिश की। उन पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें एक जवान घायल हो गया। हालांकि जवानों की मुस्तैदी की वजह से उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन वहां मौजूद कुछ दुकानों पर इसका असर साफ देखने को मिला। उनके शीशे चकनाचूर हो गए और इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना वाली जगह पर कई लोग जमा हो गए। बताया गया कि सुरक्षा बल के कुछ जवान ख्वाजा बाजार में गाड़ी से उतरकर गश्त कर रहे थे, तभी आतंकियों ने उन पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। लेकिन जवानों को निशाना बनाकर फेंका गया ग्रेनेड दुकानों के पास सड़क पर फट गया, जिससे उन दुकानों को काफी नुकसान हुआ। इस घटना की जानकारी मिलते ही इलाके की चौकसी बढ़ा दी गई और सुरक्षा बल के जवान आतंकियों की तलाश में जुट गए। सौभाग्य की एक बात यह कि एक दिन पहले शोपियां में भी सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाकर इसी तरह का हमला किया गया था, जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था। ऐसे में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकियों के इन हमलों को उनकी बौखलाहट का नतीजा माना जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा बल के जवान वहां आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन में जुटे। दिल्ली में आम आदमी की पार्षद को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में आम आदमी पार्टी की पार्षद गीता रावत पर रिश्वत लेने का आरोप लगा। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुंबई के पास ठाणे के एक पोल्ट्री फार्म में 100 मुर्गियां मरी पाई गई। इसके बाद प्रशासन ने वहां बर्ड फ्लू की आशंका जताई और उस इलाके में 25,000 मुर्गियों को मारने का आदेश दे दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अयोध्या में जनसभा की। इस मौके पर उन्होंने वहां बन रहे राम मंदिर का भी दौरा किया। भव्य राम मंदिर बनाने का जो संकल्प लिया था, उसको पूरा होने तक अपने काम में जुटे रहे ऐसे राम भक्तों को भी मैं नमन करता हूं। ईडी ने मुंबई में दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को गिरफ्तार कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में यह गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद पीएमएलए कोर्ट ने कासकर को 7 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। रणजी ट्रॉफी मुकाबले में महाराष्ट्र के क्रिकेटर पवन शाह ने दोहरा शतक लगाकर इतिहास रच दिया। वो अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच में ही ये कामयाबी हासिल करने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी बन गए। उन्होंने हरियाणा के रोहतक में चल रहे इस मैच के दूसरे दिन 219 रनों की ये बड़ी पारी खेली। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक मकान से मिले बम की साजिश में पाकिस्तान का हाथ होने की बात सामने आई। एक दिन पहले बरामद बम को एनएसजी की टीम ने समय रहते नष्ट कर दिया था।
जिसकी साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़ते ही एनआईए की टीम भी इसकी जांच में शामिल हो गई और दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने जल्द ही इसका पर्दाफाश करने का भरोसा दिया। जो भी नेटवर्क इसमें शामिल है उनको हम जल्दी ही एक्सपोज करेंगे। सीमापुरी में एक दिन पहले जिस मकान की तलाशी के दौरान बम मिला था वो यूपी की सीमा के बिल्कुल पास है और यही वजह रही कि यूपी एटीएस भी दिल्ली पुलिस की मदद के लिए वहां पहुंच गई और मामले की जांच में जुटे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर बम रखवाने का शक जताया, जिसके सबूत गाजीपुर मंडी और सीमापुरी में बरामद बमों की जांच से मिलने का दावा किया गया, क्योंकि सीमापुरी से बरामद बम में अमोनियम नाइट्रेट टाइमर के साथ एक खास तरह का स्विच का इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान ही इस खास स्विच की मदद से आतंकियों को बम बनाने की ट्रेनिंग देता है और धमाकों के लिए भेजता है। इसी तरह का स्विच और टाइमर 14 जनवरी को गाजीपुर मंडी के गेट से बरामद बम में भी मिलने का दावा किया गया था। 100 बात की एक बात यह कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उन संदिग्धों की तलाश में छापेमारी तेज कर दी जिनके कमरे से बम बरामद किया गया था, ताकि उनसे पूछताछ के बाद इस साजिश में शामिल लोगों को बेनकाब किया जा सके, जिसके लिए मकान मालिक की मदद से संदिग्धों के स्केच भी तैयार किए जा रहे हैं। झारखंड में बीजेपी ने रुपेश हत्याकांड के विरोध में कई जगहों पर मशाल जुलूस निकाला। 6 फरवरी को हजारीबाग में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों में हुए विवाद में रुपेश पांडे नाम के नाबालिग की मौत हो गई। बीजेपी ने इस मामले में अब तक मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किए जाने का आरोप लगाया और इसके विरोध में पूरे राज्य में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसकी एक तस्वीर दुमका से भी सामने आई। वहां बीजेपी का मशाल जुलूस शहर की अलग अलग सड़कों से गुजरते हुए एक चौराहे पर पहुंचा, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला जलाया। बीजेपी ने इस मामले में सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी। पांडे को न्याय नहीं मिल पाया है। वहीं गढ़वा में भी बीजेपी ने हत्याकांड के विरोध में हाथों में मशाल लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। 100 बात की बात है कि बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच रुपेश हत्याकांड की गूंज बच्चों के अधिकार के लिए काम करने वाली संस्था एनसीपीसीआर तक पहुंच गई। खबर है कि एनसीपीसीआर के अध्यक्ष 20 फरवरी को पीड़ित परिवार से मिलने झारखंड पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस प्लांट में गीले और सूखे कचरे से सीएनजी और खाद तैयार की जाएगी, जिसकी मदद से शहर की हवा को और साफ सुथरा बनाया जाएगा। एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल तरीके से करेंगे। इस प्लांट में रोजाना करीब 18,000 किलो सीएनजी और 100 टन जैविक खाद बनाने की तैयारी। इंदौर 5 साल से देश का सबसे स्वच्छ शहर है। कचरे को पूरी तरह से बंटवारा करता है, गीले कचरे का, सूखे कचरे का। ये बायो सीएनजी प्लांट 15 एकड़ में फैला है और इसे बनाने में 150 करोड़ रुपए की लागत आई। बताया गया कि इस बायो प्लांट में तैयार होने वाली सीएनजी का इस्तेमाल शहर में चलने वाली बसों में किया जाएगा, जो इस वक्त डीजल से चल रही हैं। जो डीजल को रिप्लेसमेंट हो रहा है उससे, वहाँ बसेस में 400 बसेस में यूज होगा ये बायो सीएनजी। कोरोना महामारी की दिक्कतों के बावजूद महज 15 महीनों में इस प्लांट को तैयार किया गया। इसमें कचरे से सीएनजी और खाद बनाने के लिए जर्मनी और डेनमार्क से मंगाई गई आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। 100 बात की एक बात यह कि इंदौर पिछले 5 साल से देश का सबसे स्वच्छ शहर है और इस शहर की हवा को और साफ करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की मदद से बायो सीएनजी प्लांट लगाया है, जिसमें तैयार होने वाली सीएनजी का इस्तेमाल शहर में चलने वाली गाड़ियों में किया जाएगा। जलते जहाज के साथ ऑडी, पोर्श और लैम्बोर्गिनी जैसी हजारों लग्जरी गाड़ियां अटलांटिक महासागर में समा गई। ये घटना उस वक्त हुई जब 10 फरवरी को जर्मनी से एक विशालकाय मालवाहक जहाज इन लग्जरी गाड़ियों के साथ अमेरिका के लिए रवाना हुआ, लेकिन 16 फरवरी को बीच समंदर में उस जहाज में अचानक आग लग गई। आग लगने के वक्त उस जहाज पर 1100 पोर्श कारों के साथ करीब 4000 महंगी और लग्जरी गाड़ियां मौजूद थी, जिनमें कुछ गाड़ियां आग में जलकर राख हो गई। जो बची वो जहाज के साथ ही समंदर में समा गई। हालांकि जहाज में सवार चालक दल के 22 सदस्यों को पुर्तगाल नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बचा लिया। इससे पहले 2019 में इसी तरह के एक हादसे में ऑडी और पोर्श समेत 2000 गाड़ियां जहाज में आग लगने की वजह से डूब गईं। 100 बात की एक बात है कि जिस वक्त पुर्तगाली नेवी की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था, उस वक्त जहाज करीब 321 किलोमीटर दूर था। हालांकि वक्त रहते पुर्तगाली नेवी ने समय पर पहुंचकर जहाज पर मौजूद लोगों को बचा लिया। इस ऑपरेशन में कोई भी आदमी घायल नहीं हुआ। पंजाब के लिए कांग्रेस ने वादों का पिटारा खोल दिया।
पंजाब कांग्रेस ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें हर महीने महिलाओं को 1100 रुपए देने का वादा किया गया। इसके अलावा हर साल 8 रसोई गैस सिलेंडर भी मुफ्त देने की बात कही गई। एजुकेशन फ्री कर रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटी जिन्नियां हैं वो सारी फ्री कर रहे हैं। केन्या के इलियोड किपचोगे अगले महीने होने वाली टोक्यो मैराथन में हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता 6 मार्च को आयोजित की जाएगी। इससे पहले किपचोगे 2 घंटे से कम समय में 42 किलोमीटर की मैराथन पूरी कर इतिहास रच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई और आसपास के इलाके के रेल यात्रियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने वहां ठाणे और दीवा के बीच बनी 2 नई रेल लाइनों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। अब इन नई लाइनों से मुंबई से दूसरे राज्यों के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों को पासिंग के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये रेल लाइनें शुरू होने के बाद रेल मंत्री ने लोकल ट्रेन में सफर भी किया। ठाणे दीवा के बीच नई बनी 5वीं और 6ठी रेल लाइन के शुभारंभ पर हर मुंबईकर को बहुत बहुत बधाई। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्टील प्लांट में गैस लीक होने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 से ज्यादा मजदूरों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि गैस लीक होने के बाद प्लांट में काम कर रहे ये सभी मजदूर बेहोश हो गए थे। इस घटना के बाद फैक्ट्री के अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। हरियाणा के भिवानी में आशा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही ये सभी स्वास्थ्य कर्मी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए अंबाला जाने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि ये लोग भिवानी से रवाना होती, पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक दिया, जिससे वहां हंगामा खड़ा हो गया। आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में उतरे लेफ्ट से जुड़े कुछ संगठनों के कार्यकर्ता भी नारेबाजी करते हुए पुलिस से भिड़ गए। कुछ ही देर में वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे कुछ लोगों को हिरासत में लेकर गाड़ी में बैठा लिया। इस कार्रवाई से भड़के दूसरे प्रदर्शनकारी पुलिस की गाड़ी के सामने खड़े हो गए और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद पुलिस वालों ने सख्ती बरती और धक्का देकर उन्हें रास्ते से हटा दिया। इसके बाद भी वहां हंगामा शांत नहीं हुआ। कुछ महिला प्रदर्शनकारी वहां खड़ी पुलिस की एक दूसरी गाड़ी को घेर कर खड़ी हो गई, जिसके बाद उन्हें भी पकड़कर गाड़ी में बैठा दिया गया। प्रशासन ने से रोक दिया और हमें जबरदस्ती यहाँ से उठाकर अंदर ले जा रहे हैं। हालांकि कुछ घंटों के बाद पुलिस ने हिरासत में लिए गए सभी लोगों को छोड़ दिया। सौभाग्य की बात यह कि हरियाणा में 20,000 से ज्यादा आशा वर्कर हैं जो लंबे समय से वेतन बढ़ाने की मांग कर रही हैं और बीते कुछ दिनों से अंबाला में उनका धरना प्रदर्शन जारी है, जिसे समर्थन देने के लिए भिवानी से जब कुछ आशा कार्यकर्ता निकली तो पुलिस ने उन्हें वहीं रोक लिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण से सीबीआई ने पूछताछ की। शेयर बाजार में निवेश करने वालों के अधिकारों की रक्षा वाली संस्था सेबी की रिपोर्ट से उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही, क्योंकि रिपोर्ट में आरोप लगा कि वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर की खबर हिमालय के किसी योगी को देती थी। इस मामले में एक दिन पहले उनके मुंबई के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा और अगले दिन सीबीआई ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी। खबर है कि मुंबई के उनके घर पर सीबीआई के अधिकारी रात में ही पहुंच गए और सुबह तक सवाल जवाब चलते रहे। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि चित्रा रामकृष्णन के घर पर मौजूद है, जहां पर सीबीआई की टीम लगातार उससे पूछताछ कर रही है। आयकर विभाग और सीबीआई हिमालय के उस योगी के बारे में पता लगा रहे हैं जिससे चित्रा रामकृष्णन संपर्क में थी, क्योंकि आरोप है कि उन्होंने हिमालय के उस योगी के इशारे पर कई साल तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े कई फैसले लिए, लेकिन हिमालय के इस रहस्यमय योगी को न तो किसी ने कभी देखा, न ही कभी कोई उससे मिला। इस मामले में देश के करीब 8 करोड़ निवेशकों के हितों की रक्षा करने वाली संस्था सेबी की जांच रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया, क्योंकि उसमें चित्रा रामकृष्णन पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगा, जिसका मतलब यह हुआ कि वो एनएसई के अंदर की जानकारी का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल कर रही थी। आरोप है कि चित्रा कई साल तक हिमालय के उस योगी के इशारे पर एक्सचेंज की गोपनीय जानकारी शेयर करती रही और उसी के कहने पर उन्होंने 15 लाख रुपए के पैकेज वाले एक मिड लेवल मैनेजर आनंद सुब्रमण्यम को 1 करोड़ से ज्यादा के पैकेज पर नियुक्त कर दिया। यही नहीं, उसका प्रमोशन भी दिया उसको। इन आरोपों की जांच के बाद 11 फरवरी को सेबी ने चित्रा रामकृष्णन पर 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई, जिसके बाद इस मामले में उनके घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा था, जिसके तुरंत बाद सीबीआई भी पूछताछ के लिए पहुंच गई। सौभाग्य की एक बात यह कि अब तक की जांच में रहस्यमय योगी का केवल ईमेल आईडी ही पता चल पाया। खबर है कि पूछताछ में चित्रा ने भी उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया और केवल ये जानकारी दी कि वो हिमालय रेंज में कहीं रहती।
खबर है कि उन्होंने यह भी बताया कि वो 20 साल पहले गंगा के तट पर तीर्थ के दौरान उससे मिली थी। यूपी में समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी के एक विवादास्पद बयान का वीडियो वायरल हुआ। वो कानपुर की आर्यनगर सीट से दूसरी बार समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव मैदान में हमसे लोग बोले कि सुंदर कांड क्यों करा रहे हो? तो मेरी पत्नी सुंदर है, मैं कांड करता रहता हूं, इसलिए सुंदर कांड। पंजाब के पटियाला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां शहर के एक इलाके में एक संदिग्ध चीज मिली। राज्य में 20 फरवरी को वोटिंग है। ऐसे में मतदान से ठीक 48 घंटे पहले संदिग्ध चीज के मिलने से पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन पुलिस ने उस इलाके को खाली करवा लिया। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंच गए। डॉग स्क्वाड की एक टीम को भी वहां बुला लिया गया। इस दौरान पुलिस की एक टीम आसपास के इलाके की जांच करने में जुट गई। हालांकि पुलिस अधिकारी ये नहीं बता पाए कि संदिग्ध चीज बम है या फिर कुछ और। कॉर्डन ऑफ करके हमने हमारी जो स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं वो उनको बुलाई हुई हैं। 1-2 टीम्स आ गई हैं, बाकी टीम्स आ रही हैं। अभी सिर्फ शक है, अभी हम पुख्ता तौर पे कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान में लूट का विरोध करने पर एक पत्रकार का मर्डर हो गया। पाकिस्तान के कराची में एक टीवी पत्रकार की उनकी गाड़ी में हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जब ये पत्रकार अपनी गाड़ी से जा रहे थे तभी कुछ बदमाशों ने उनसे लूट की कोशिश की और इसका विरोध करने पर उन्हें गोली मार दी। समाज शहरी से डकैती कर रहे थे कि पीछे से कुछ गाड़ियों ने आके डाकू को हिट किया। डाकू नीचे गिरे और उन्होंने पैनिक में फायर किए। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को चौथे T20 मैच में 6 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ वो इस सीरीज में 4-0 से आगे हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर दिल्ली में अहम बैठक की। इसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सेना प्रमुख समेत कई अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री ने वहां आतंकी घटनाओं में कमी आने की बात कही और इस पर सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ भी की। फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी से एक दिन पहले मुंबई के खंडाला में मेहमान जुटने शुरू हो गए। रणजी ट्रॉफी में बिहार के क्रिकेटर साकिबुल गनी ने अपने पहले मैच में ही 13 शतक लगाकर इतिहास रच दिया। उन्होंने कोलकाता में मिजोरम के खिलाफ 341 रनों की पारी खेली। इसी के साथ वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू मैच में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इसी मैच में बिहार के बाबुल कुमार ने भी दोहरा शतक लगाया। बड़ी खबर यूनिस तूफान पर। यह तूफान लंदन की ओर बढ़ रहा है। यूनिस तूफान बहुत ज्यादा ताकतवर बताया जा रहा है। इसकी वजह से लंदन में पहली बार किसी तूफान की वजह से रेड अलर्ट जारी करने की नौबत आ गई। मौसम विभाग ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। एहतियातन सेना की भी तैनाती कर दी गई। अनुमान यह है कि जब तूफान समुद्र तट से टकराएगा तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसके कारण जान और माल दोनों का जबरदस्त नुकसान हो सकता है। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, और क्या पता चल रहा है तूफान के बारे में? जी किशोर, ब्रिटेन के कई हिस्सों में यूनिस नाम के तूफान का खतरा मंडरा रहा है। करीबन 32 साल पहले आए भीषण तूफान से कहीं ज्यादा खतरनाक ये तूफान बताया जा रहा है, जिसको लेकर लंदन और अन्य जगहों पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कई ट्रेनें जो है वो प्रभावित हुई हैं और लोगों से बोला गया है कि वो घरों में रहें, पैनिक ना हो। करीबन 80 से ज्यादा जो फ्लाइटें हैं हीथ्रो एयरपोर्ट से चलने वाली, वो पूरी तरह से स्थगित कर दी गई हैं। तो एक तरीके से मौसम विभाग पूरी तरह से सतर्क है और जो सेना है उसे भी पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। जी आनंद, तो यूनिस नाम के इस तूफान के अलर्ट के बाद लंदन पर खतरा मंडराने लगा और वहां रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। मतलब यह कि वहां मौसम बेहद खतरनाक होने वाला है और तेज हवाएं चलने वाली हैं। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से डराने वाली तस्वीरें भी आई, जहां विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के समय वो हवा में हिलते दिखे। तेज हवा की वजह से वहां उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिसके बाद विमानों की वापसी होनी शुरू हो गई। लेकिन यूनिस तूफान की दस्तक भर से वो कांपने लगे। इन डगमगाते विमानों को देखकर अंदाजा लग गया कि आने वाले कुछ घंटे लंदन और उत्तरी इंग्लैंड पर भारी पड़ने वाले हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करके खतरे की घंटी भी बजा दी। कई जगहों पर तो मौसम बिगड़ना शुरू हो चुका। बेल्जियम से भी खतरनाक तस्वीरें आईं। वहां समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी और हवाएं तो इतनी तेज चली कि खड़ा होना मुश्किल हो गया। और अनुमान है कि जैसे जैसे तूफान नजदीक आएगा हालात और खराब होंगे। मौसम विभाग का अनुमान है कि जब तूफान टकराएगा तो करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ये पहली बार होगा जब इंग्लैंड में आए किसी तूफान की वजह से इतनी तेज हवा चलेगी। मौसम विभाग ने इसी वजह से लंदन में रेड अलर्ट जारी किया, जिसका मतलब यह हुआ कि यूनिस तूफान की वजह से जान जाने का भी खतरा है।
यही नहीं, अंदाजा लगाया गया कि हवा की रफ्तार इतनी तेज होगी कि घर की छतें उड़ सकती हैं और बिजली जा सकती है। यूनिस तूफान की वजह से इंग्लैंड में 80 से ज्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया गया और ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। इंग्लैंड में ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों से कहा गया कि यह 32 साल में सबसे भीषण तूफान हो सकता है, इसलिए वो यात्रा करने से बचें। एहतियात के तौर पर लंदन समेत उत्तरी इंग्लैंड के सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए गए और सेना भी तैनात कर दी गई। सौभाग्य की एक बात यह कि 2 दिन पहले इंग्लैंड में एक और ताकतवर तूफान आया था, जिसके बाद फिर से वहां एक शक्तिशाली तूफान आने वाला, जिससे खतरा बहुत ज्यादा है, खासकर लंदन में, जहां से डराने वाली तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। करनियां मरने की हैं, कथनियां जीने की। करनियां मरने की हैं, कथनियां जीने की। सौभाग्य की एक बात कही प्रेम ने, कोशिशें आखिर तलक, चीथड़े सीने की। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौभाग्य की एक बात।